अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 क्लास जो खत्म हुआ है उसके बारे में तोहनी से कुछ पूछताछ कर लेते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत तो न है? जो दोनों दिन अब्सेंट दोनों दिन जो प्रेजेंट रहा होगा उसको समझ में अच्छा से आया होगा, और जो एक दिन नागा हो गया होगा उसको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि कल जो था कार्य के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर उत्पादन के 4 कारक, ये सब हो गया था। समझ में आया? ठीक है? का छी छा कर रहा है जी अभी भी? हो गया सही? चलो देखो, तो सबसे पहले लेके चलते हैं आर्थिक क्रिया के आधार पर। तो प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण कौन कौन देगा हमको? प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण, मछली पालन करना। ठीक है। खनन कौन सा क्षेत्र में आ जाएगा? चलो द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण बताओ। ठीक है। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, इसमें कुछ कुछ आता है। प्राथमिक क्षेत्र के उपनाम एगो था कौची? दूसरा के, तीसरा के सेवा क्षेत्र, ठीक है। इसमें प्राकृतिक संबंधित सभी कार्य आते हैं, समझ में आया? जिसमें खेती बाड़ी, पशुपालन हो गया, मछली पालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, कोई भी हो क्या काम, कोयला का उत्खनन, पेट्रोल निकालना, ये सब किस क्षेत्र में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। और द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। इसका मतलब होता है कोई फैक्ट्री हो गया, निर्माण या विनिर्माण का जो कार्य करता है, चप्पल बनाने वाला फैक्ट्री, ये सब कौन सा क्षेत्र में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में। मोबाइल बनाने वाला कंपनी होता है, फैक्ट्री नहीं, ठीक। वो फैक्ट्री में बनेगा जी? एक मोबाइल 10-10, 15-15 हजार के होता है। अगर फैक्ट्री बनाता मजदूर सब लेके चल जाए, घर ही चल जाएगा। समझ में आता है? उस चप्पल का रेट कितना होता है? 200 रुपया मुश्किल से। उसी फैक्ट्री में होता होगा उससे भी कम, जहां बनता तो उससे कम होता होगा। अब देखो तृतीय क्षेत्र मतलब कि सेवा क्षेत्र। सरकारी जॉब सब किस में आएंगे? सेवा क्षेत्र। यूट्यूब संचार, परिवहन, परिवहन का मतलब समझ आता है? गाड़ी छकड़ा, गाड़ी चलता है, गाड़ी जो ड्राइवर रहता है वो चलाता है, किस क्षेत्र में आएगा? तृतीय क्षेत्र। और बताओ हॉस्पिटल, सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र। तो आर्थिक क्रिया के आधार पर हम लोगों ने इसको खत्म कर दिया है। अब चलते हैं कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर था 2 गो, संगठित और एगो असंगठित। तो संगठित के मतलब इसमें 3 शर्त था। कुछ कुछ शर्त था। सबसे पहला समय निश्चित। मान के चलो कि हम कोई कंपनी में जाते हैं तो हमारे पहुंचने का जो समय है वो निश्चित होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा 8 बजे से वहाँ, मतलब कि 8 बजे जाना है, हम 11 बजे पहुंच रहे हैं, तो हमको भगा ही नहीं देगा उस जगह से? क्या करेगा? भगा देगा। फिर उसमें अगर हम उसके यहाँ काम करते हैं तो हमको पैसा देगा, तो पैसा निश्चित देगा। ये नहीं कि 10,000 एक महीना, तो अगला महीने 2,000 रुपये देकर भगा दिया, ऐसे नहीं। और तीसरा है कि काम भी निश्चित होना चाहिए। जब उसके यहाँ हम जोन काम करे जा रहे हैं वही काम हमको करना चाहिए और दूसरा काम नहीं। अगर अपन मन है तो भले तनी मन इधर उधर कर सकता है, लेकिन संगठित में अगर तुमको आना है, संगठित क्षेत्र में तुमको आना है, तो तीनों चीज को रहना चाहिए निश्चित। समझ में आया? और असंगठित में होता है कि इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है, कुछ भी निश्चित नहीं है। जखनी में जखनी काम करो आ जाओ घरे, काम करो आ जाओ घरे। समझ में आया? अब चलते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर भी केगो बताए थे? 3 गो। पहला निजी क्षेत्र, इसमें बताए थे कि जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो। इसमें कि सभी क्षेत्रों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो। सभी क्षेत्रों मतलब समझ आता है? वो चाहे प्राथमिक हो, द्वितीयक हो या तृतीयक हो, ये तीनों क्षेत्र पर कोई एक व्यक्ति का अगर अधिकार होता है उसको कहते हैं निजी क्षेत्र। और यही चलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। अगर ये तीनों क्षेत्र पर सरकार का अधिकार हो, किसका अधिकार हो? सरकार का अधिकार हो, तो उसे कहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र। और अगर ये तीनों जो क्षेत्र है, ये तीनों पर सरकार का भी और पर्सनल व्यक्ति मतलब कि कोई खास निजी व्यक्ति का भी अधिकार हो, मतलब दोनों के हो ना, तो उसी को कहते हैं कौची? संयुक्त क्षेत्र। इसको देखो, इसको कहते हैं प्राइवेट, इसको कहते हैं पब्लिक, इसको कहते हैं पी। इसका मतलब होता है
प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, मतलब ये दोनों आपस में जुट करके एक नया क्षेत्र का निर्माण करता है जिसका नाम है संयुक्त क्षेत्र। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। जो कल आया था उसको और अच्छा हो गया होगा, और जो कल नहीं आया था उसको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि क्या हम बताए हैं। समझ में आया? अब देखते हैं उत्पादन। तो उत्पादन, हाँ देखो अब देखते हैं उत्पादन। उत्पादन के कारक था बाबू? 4 कारक। अगर हम किसी चीज को उत्पादन करते हैं तो उसके लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ता है? 4 चीज। अगर मान करके चलो कि हम आलू की खेती करते हैं, कौन सी की खेती? आलू की खेती। आलू की खेती के लिए सबसे पहले हमको कौन सी चाहिए? पूंजी चाहिए। पूंजी बिना तो हो नहीं सकता है। कौन सी चाहिए? पूंजी। उसके बाद भूमि तो चाहिए कि पलंग पर रोप देंगे, हमने चौकी पर रोप देंगे, वो चौकी तो भूमि पर है। तो दूसरा, पहला है पूंजी, दूसरा है भूमि, और तीसरा है कौची? अगर मान के चलो हमको 5 बीघा में आलू रोपवाना तो हम अकेले रोप सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमको मजदूर रखना पड़ेगा। एगो ही हो जाएगा, ठीक है, चलेगा ना जी? रुपए कोई बात ना, तुम एगो बुक है पहले ही से, ठीक है। और कौची? मालिक। कोई भी क्षेत्र का कोई ना एगो मालिक तो जरूर होता है। अगर हमारी पूरा क्लास है तो इसका मालिक हम हैं, और अगर कोई अलग हो गया, ये पूरा मकाने मालिक की सोचो, ये पूरा रूम के मालिक कोई एक ही को ना है कि पूरा मतलब कि प्रखंडे हैं, नहीं ना? तो समझ में आ गया? उत्पादन के 4 कारक होते हैं। किसी भी चीज को उत्पादन करने के लिए हमको 4 चीज की जरूरत पड़ता है, तो पड़ता है। पहला कौची? पूंजी। दूसरा हो गया भूमि। तीसरा मजदूर। चौथा मालिक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसको मिटा देते हैं। देख लो एक बार तो, नहीं अच्छा से दिमाग में हटा लो कि अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटते हैं। आर्थिक क्रिया के आधार पर, कार्य के आधार पर, और स्वामित्व के आधार पर। उसके बाद इसको 3 भाग में, इसको 2 भाग में, और इसको 3 भाग में। फिर उसके बाद पढ़े कौची कि उत्पादन के कारक? 4 कारक। उसके यहाँ तक क्लियर हो गया ना? इसको मिटा देते हैं। अब आगे चलते हैं। देखो इसको मिटा, लिखे में भार नहीं पड़ता, लिखे में भार पड़ता है, मिटारे में कौची भार है? तो नहीं के पता है कौची? बताओ। हाँ, जैसे इस तरफ है ना, वैसन भी उसी तरफ भी है। हमने के मिस्टेक का हुआ था कि पिछला बार जब बोर्डवा ले लिए थे ना, उस पर एक बार लिखो ना तो दोबारा छूटवे नहीं कर रहा है, दोबारा मिटर ही नहीं रहा है, मतलब रुखड़। तो उसके बाद कंप्लेन किए जहाँ से लिए थे, तो बेचारा का बोला कि देखिए अब ऐसा हो गया है तो क्या कर सकते हैं, हाफ पेमेंट फिर से जमा कर दीजिए। मतलब जो 500 के था तो 250 हमको देना पड़ा, 250 अपना तरफ से घाटा सह लिया। अब गलती था तो कुछ तो करनी पड़ेगा। कोई दिक्कत है? चलो तो आगे चलते हैं। फिर से अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय पर बांटेंगे, मतलब कि देश विदेश के लिए। ठीक है, किसके लिए? देश और विदेश के लिए। तो सोचो, पहला हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला कौन हो जाएगा? ये सब डिफिनेशन तो हालांकि कम पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत निकलता है। समझ में आया? कह देगा कि अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था अमेरिका में, चीन में, कनाडा में, इस समय किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, टोक्यो में, तो बताना पड़ेगा तुमको। समझ में आया? तीनों क्षेत्र जब हम लोग पढ़ लेंगे, पूंजीवादी, समाजवादी, एगो मिश्रित। कहाँ मिश्रित? सबसे लास्ट में मिश्रित अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला पढ़ेंगे हम लोग पूंजीवादी। कौन सा पढ़ेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है ना? देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ना बाबू कि उत्पादन के कारक? 4 कारक। जब उत्पादन के चारों कारकों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, चाहे कोई एक देश का अधिकार हो। देखो, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वहां कोई चीज तुमको सरकारी नहीं मिलेगा। वहां अमेरिका में हर एक चीज प्राइवेट है। समझ में आया? हर एक चीज कौन सी है? प्राइवेट। वहां सरकारी कुछ भी तुमको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो इसका डिफिनेशन कह सकते हैं कि उत्पादन के चारों कारकों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो। किसका अधिकार हो? निजी व्यक्ति का अधिकार हो। जैसे मैं एग्जांपल में तुम खुद सोचो
कि अगर हम कोई कारखाना लगाते हैं, हम लगा रहे हैं कारखाना, सरकार नहीं, तो हम लगा रहे हैं कारखाना, तो उसके लिए हमको 4 चीज की जरूरत पड़ेगा। कारखाना लगाने के लिए क्या चीज? 4 चीज। कौची कौची? पहला तो पूंजी, दूसरा कौची? भूमि, और तीसरा मजदूर पहले, और उसके बाद मालिक। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अगर हम अपन पैसा से लगाए हैं तो पूंजीवादी में आ जाएगा। किस क्षेत्र में आ जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताओ। इसका एग्जाम्पल हो गया, इसमें हो गया जापान। जापान में भी हर एक चीज प्राइवेट है। हर एक चीज प्राइवेट का मतलब समझ में आता है? जापान को कहते हैं उगते हुए सूरज का देश। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ता है? जापान में, क्योंकि एशिया का सबसे पूर्व भाग में वही है। एशिया में के गो देश आता है? 44 देश आता है। के गो? सही बात है। चलो समझ में आ गया ना। अब 44 के नाम नहीं हमको पता है, लेकिन 20-25 को बता देंगे, ठीक है? क्या को बताते बताओ? 10-15 को हमको भी याद है। देखो पूंजीवाद आए, देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? बताओ, बोलो बोलो, किसे कहते हैं? पूछ रहे हैं केकरा ही के कहते हैं, वो नहीं पूछ रहे हैं। सोचो। किसी क्षेत्र पर किसी एक निजी व्यक्ति का अधिकार ठीक है, टूटल फुटल बोलो, लेकिन बोलो। इसमें कहता है कि उत्पादन के सभी कारकों पर, उत्पादन के सभी कारकों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। समझ में आया? उत्पादन के 4 कारक होता है ना, और चारों कारकों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। उसी को कुछ कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझ में आया? जैसे मैं इसका एग्जांपल ले लो, जापान। देखो जैसे में जापान हो गया, यूएसए। यूएसए का मतलब समझ में आता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। समझ में आया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये है ना लास्ट में अमेरिका। अमेरिका का मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसके यहाँ लागू होता है। समाजवादी नहीं, और नहीं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ में आया? सबसे जिस देश में हर एक चीज किसी एक व्यक्ति का हो, ऐसा बात नहीं कि पूरा अमेरिका एक ही व्यक्ति का हो, लेकिन जो अमेरिका में रहते हैं ना, उन्हीं का सब कुछ है। सरकार के कुछ भी नहीं, खाली सरकार वहां नाम के हैं। कुछ है नाम के। जैसे यहाँ प्रधानमंत्री बनता है ना, अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता है, सीधे राष्ट्रपति। यहाँ प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री है, वित्त मंत्री है, गृह मंत्री है, सब कुछ है। वहाँ कुछ नहीं है, राष्ट्रपति सीधे। मात्र एक सरकार, राष्ट्रपति, उसके अलावा कोई पति नहीं। समझ में आया? तब बताओ पहला कुछ हो गया। एग्जाम्पल में पूछता है, एग्जाम्पल याद करना बहुत से बहुत जरूरी है। समझ में आया? एग्जाम्पल में तुमको पूछ देगा कि यूएसए में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू होती है। यूएसए में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू होती है, तो किस प्रकार का होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर तुमसे कोई पूछ दिया जाए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, बोलो। उत्पादन पर उत्पादन के चार। समझ में आ गया? तुमको आ रहा है जी? उत्पादन के चारों कारकों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, उसी को कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सीधा से डिफिनेशन ये भी है। देखो जो हम बोल रहे हैं वही डिफिनेशन भी है। समझ में आया? जो हम यहाँ बोलेंगे वही डिफिनेशन भी हो जाएगा। चलो तो एक आध को एग्जांपल और देख लेते हैं। तो एक और होता है सिंगापुर। कहाँ? सिंगापुर बहुत विकसित है बाबू, विकसित। बाकी तो ऑब्जेक्टिव करेगा। देखो इस सब के ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, डायरेक्ट तुमको ऑब्जेक्टिव एक होता है, लैपटॉप होता है, लैपटॉप समझते हो ना, तो लैपटॉप पर ऑब्जेक्टिव करवा देंगे हम लोग। समझ में आया? देखेगा ना दूसरा चैनल देवराज इनसाइट्स, दूसरा चैनल है इस कोचिंग का, उस पर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हर चीज नहीं, मतलब हिंदी पढ़ाई हुआ है, उसका ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं उसका। समझ में आया? जो मतलब मान के चलो कि एक्सप्लेन यहाँ हुआ है ना सब हिंदी में, उसका ऑब्जेक्टिव तो बोर्ड पर करना सही बात है नहीं, और ना हो पाएगा। कितना हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव बाबू? एक ऑब्जेक्टिव लिखे में 2 मिनट चल जाएगा टाइम। 100 को ऑब्जेक्टिव निकालेंगे। समझ में आया ना? और हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है कि नहीं?
स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ा देंगे। स्मार्ट बोर्ड रहे तब ना कि स्क्रॉल कर इसे पढ़ा देंगे, देखो बच्चों इसी से होता है। हमारा स्मार्ट बोर्ड अभी है नहीं, तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो लैपटॉप है, कुछ है, लैपटॉप है। लैपटॉप पर कुछ है कि तुमको साफ दिखेगा। स्मार्ट बोर्ड इतना बड़ा है लेकिन मोबाइलवा तो इतने छोटा रहता है। अब देखना रहता है मोबाइल में ना, तो मोबाइलों में स्मार्ट बोर्ड उतने छोटा दिखेगा और लैपटॉप को उतने छोटा दिखेगा। समझ में आया? क्लियर तुमको दिख जाएगा। जैसे मतलब ऑब्जेक्टिव से ना मतलब है कि तुमको हमको चाहिए कि नहीं बिटू भैया खड़ी रहेंगे तब हम पढ़ेंगे, ऐसा बात तो है नहीं। खाली तुमको ऑब्जेक्टिव से मतलब है, ऑब्जेक्टिव तुमको मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कराना आसान बात है नहीं। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव बहुत लिखना पड़ेगा। और सब बात रही सब्जेक्टिव का, तो हम उसका देखो वहाँ पे लाओ दिखाओ तो देखो दिख रहा है यहाँ पे, है ना? पीछे लैपटॉप तुमको साफ साफ दिख रहा होगा, देखिए साफ साफ दिख रहा है। ये सब लिखल कर तुमको साफ साफ दिख रहा है, से पूछ रहे हैं। देखो और नजदीक से देखो तो तुमको दिख रहा है। अच्छा तुम पढ़ेगा तो इसे हाथ में लेके पढ़ेगा, तो इसी पढ़ा तो साफ साफ देखो दिख रहा है ना ऑब्जेक्टिव। देखो प्ले करते हैं, लो ऐसे ऑब्जेक्टिव होगा इस चैप्टर का भी। जोन चैप्टर पढ़ाई होगा सब्जेक्टिव, इस सब्जेक्टिव है ना हो रहा है, और उसका ऑब्जेक्टिव लैपटॉप से दे दिया जाएगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ना जरूरी है। समझ में आया? अगर तुम ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेता है तो सब्जेक्टिव खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं बाबू, समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा? देखो अब उत्पादन के चारों कारक जो है ना, किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, किसी खास व्यक्ति का नहीं होगा। अब किसका होगा तब? सरकार का। कोची बाबू नहीं, प्राइवेट इसमें नहीं होता है। प्राइवेट अगला हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में, उसमें होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है। चलो आगे देखते हैं उसको, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है बाबू कि जिसमें उत्पादन के चारों कारकों पर सरकार का अधिकार हो। किसका अधिकार हो? सरकार का अधिकार हो। मान करके चलो कि हम लोग मगध यूनिवर्सिटी देखा है, सरकारी है प्राइवेट? सरकारी स्कूल देखा है? सरकारी स्कूल कौन सी है? सरकारी है। तो सरकारी स्कूल नामे से सरकारी है, तो उसमें सोचो कि सरकारी स्कूल कोई एक व्यक्ति के है? नहीं है। उसमें चार कारक लगा है कि नहीं लगा है? तो उसका मालिक कौन है? सरकार है। मजदूर कौन होगा? तो मजदूर तो कोई भी बन सकता है, सरकारी मजदूर रहेगा? नहीं, मजदूर कोई भी, जिस गांव में स्कूल उठ रहा है उसी गांव के मजदूर बना देता है स्कूलिया। सही बात है? अब तुमको अगर ऐसा नियम निकाल दिया जाए कि सरकारी स्कूल है तो सरकारी लेबर मिस्त्री करेगा काम, तो हो सबके कोई वैकेंसी निकलेगा। समझ में आया? सरकारी अगर कह दिया जाए कि सरकारी स्कूल अगर किसी को उठाना है, सरकार को सरकारी स्कूल उठाना है, तो सरकारी लेबर भी चाहिए और सरकारी मजदूर भी चाहिए। तो बताओ मिस्त्री के भी वैकेंसी निकले लगेगा फिर, तो सब ईंटा अच्छा से जोड़ना सीख जाएगा कि नहीं हमको सरकारी मिस्त्री बनना है, सरकारी लेबर बनना है। ऐसे होता है? ऐसे हो जाएगा तो समझ रहा कितना दिक्कत वाली बात है। कोई करेगा ये सब काम जी? प्राइवेट क्षेत्र में कोई करेगा? सब कहेगा हम मिस्त्री जब आइए हैं। अब तुमको तो मालूम होगा कि जब मिस्त्री होगा तो एग्जाम जो होगा वो कितना टफ होगा कहा कि सरकार भी जानता है कि जब वो तो मिस्त्री है तब पढ़ल लिखल तो नहीं होगा उतना, तो सरकार कौन जब एग्जाम होगा तो कोची के लेगा वो एग्जाम कि ईटा तो हर को जोड़वा जान जाता अच्छा अच्छा मिस्त्री। तो इसका मतलब कि प्राइवेट क्षेत्र में कोई रहेगा? हम लोग के दीवार, हम लोग के घर मकान कोई बनाएगा? नहीं, सब कोई कहाँ चल जाएगा? सरकार में चल जाएगा। सरकार सब कुछ सोच समझ के काम करता है। समझ में आया? ना तो फिर हमने की ईंटा खुद हमने के जोड़ना पड़ेगा। भले घर 13 लाख बन जाए लेकिन जोड़ना पड़ेगा। सब तो चल जाएगा सरकारी में, मिस्त्री भी चलेगा सरकारी और लेबर भी चलेगा कहाँ? सरकारी में। तो दिक्कत है ना। तो इसमें बताओ उत्पादन के चारों कारकों पर किसका अधिकार होना चाहिए? बताओ किसका? सरकार का। कोई दिक्कत? चलो इसमें मात्र एक एग्जाम्पल है, इसमें कुछ है एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कुछ है से देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है सोवियत संघ।
एक देश का नाम है सोवियत संघ। यहाँ जो सब कुछ है ना बाबू, यहाँ से जो सब कुछ है वो किसका है? सरकार का, कोई एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। जैसे मान करके चलो कि कुछ भी वहाँ है तो कुछ क्या है? सरकार का। सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कहाँ में? सोवियत संघ। एक और होता है वियतनाम। वियतनाम के नाम सुना है? ठीक है, वियतनाम तुमको पढ़ने के लिए मिलेगा, समझ में आया? कंबोडिया, वियतनाम, ये सब कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में, समझ में आया? समाजवादी नाम है उसका है। बताओ दूसरा कुछ हो जाएगा? वियतनाम। और तीसरा कुछ है बाबू? क्यूबा। 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 इसमें भी 3 को एग्जाम्पल याद रखना। हालांकि ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो इससे ज़्यादा एग्जाम्पल खोज खोज के हम निकाल लेंगे, लेकिन अभी इतना ही एग्जाम्पल याद रखो। तो बताओ पहला कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता? सॉरी, प्राथमिक क्या है जी? पूंजीवादी। सॉरी, पूंजीवादी। तो पूंजीवादी में क्या होता है बता सकते हो तुम लोग? सब भुला गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? हमको समझाना है बस। उत्पादन के चारों कारक पर कोई एक व्यक्ति का चलो तुम बताओ अमन जी। उत्पादन के हाँ, उसका हो रहे हैं। अरे उत्पादन के, उत्पादन से किसी एक व्यक्ति का अधिकार है। ठीक है, उत्पादन के सभी कारकों पर एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। इसमें हो जाएगा उत्पादन के चारों कारकों पर सरकार का अधिकार होना चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब अगला आता है भारत के बारी। कुछ आता है भारत। भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौची है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब समझाते हैं, सबसे मजेदार यही है। देखो सिर्फ मिश्रित इसलिए लिखे हैं क्योंकि इससे रुस जाता, क्योंकि इस सब के साथ तो अर्थव्यवस्था नहीं दिए हैं, इस सब के साथ भी अर्थव्यवस्था नहीं दिए हैं, तो इसके साथ दे देंगे तब ये दोनों बुरा ना मान जाएगा कि हमने का मैंने कोई कर्जा खेले हैं, इसलिए इसके साथ भी अर्थव्यवस्था नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के एक मतलब क्या होता है कि जब उत्पादन के चारों कारकों पर, उत्पादन के कारक होता है चार कोची कोची बताओ? पूंजी, भूमि, मजदूर और मालिक। ठीक है, ये सब चारों कारकों पर निजी का भी हक होना चाहिए और समाजवादी का भी। जिस देश में ये दुनहुन है उसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जब उत्पादन के चारों कारकों पर दुनहुन का कुछ होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, दुनहुन का अधिकार होना चाहिए, उसको कौन सी कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कौन सी है। जैसे में हो गया, इसमें 3 देश। पहला होता है भारत। भारत के सबसे ज्यादा भारत का विवाद किस देश से चलता है? चीन, पाकिस्तान हो गया। पहला हो गया भारत, दूसरा हो गया पाकिस्तान, और भारत से तनी सुनी से लटकल है श्रीलंका। कुछ हो गया? श्रीलंका। तो 3 देश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। समझ में आया? पहला कौन सा देश हो जाएगा? भारत, पाकिस्तान और तीसरा तोहनी के एगो और बात बताना था। ये जो तोहनी गाना सुना है तेंगे तेंगे, समझ में आता है गाना का मतलब क्या होता है? वो जो तेंगे तेंगे बोलता है, समझ में आता है तोहनी के? वो तेंगे तेंगे के मतलब होता है काजिकिस्तान की मुद्रा है वो। जैसे एगो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काजिकिस्तान, ऐसे देश आता है, तो काजिकिस्तान की मुद्रा है तेंगे। समझ में आया? वो जो तेंगे होता है ना, तेंगे जो लड़कावा ना बोलता है बड़का बड़का आँखिया वाला, वो तेंगे तेंगे बोलता है। तेंगे 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 का मतलब होता है, मतलब हम लोग कैसे कहते हैं, हम लोग का गाना निकला था कि पैसा पैसा करता है तू क्यों, ऐसे कोई गाना निकला था ना। कौन गाना था जी?
हाँ पैसा पे क्यों मरता है, ऐसे कोई गाना था ना, उसी आधार पर वो गाना वहाँ के वैसे लइकवा इसी से करके निकाल दिया कौची तेंगे तेंगे, मतलब वो अपन पैसा पैसा कर रहा है। यहाँ कोई समझ में नहीं करता है कि तेंगे मतलब क्या होता है। तो हाँ, जैसे भारत की मुद्रा क्या है, रुपया, भारत की मुद्रा क्या है, रुपया। उसी तरह से काजिकिस्तान, देश के नाम याद रहेगा, काजिकिस्तान, जैसे पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, उसी तरह से काजिकिस्तान, काजिकिस्तान कुछ हाँ, तनी बोलने में हार्ड पड़ता है काजिकिस्तान। हाँ, काजिकिस्तान की मुद्रा क्या है, तेंगे। समझ में आया। अब से कोई गाना गाइत रहेगा तो पूछना उससे, ये तेंगे तेंगे तू कर रहा है, ये तेंगे तेंगे है कौची। समझ में आया। तो तेंगे तेंगे के मतलब होता है वो कहता अपन मुद्रा के बोलता है, पैसा के बारे में बातचीत कर रहा है, समझदार व्यक्ति है वो। उसका आंख देखा है, हाँ मोए मोए कुछ होता है जी, उसके बारे में भी हम तुमको पता करके बताएंगे। हम गाना सुन रहे थे ना, रील देख रहे थे, पड्डी आवे लगा तेंगे तेंगे, तो हम तो नहीं सोचे कि रुको हम देखते हैं तेंगे तेंगे कुछ होता है। तब समझ में आया कि तेंगे तेंगे जो है काजिकिस्तान की मुद्रा है। और लेकिन भारत के है, वो जो बड़का बड़का दूगो आँखी ऐसे ताक लेगा ना तो लगता है कि खाली आँखिए बाहर निकल गया बाहर है, ओकरा अलावा कुछ दिखता है ओकर, आँखिया एकदम पूरा आँखिया बड़का बड़का आँख एकदम पियर पियर रहता है ना। पूरा यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर छेले है वो अलग बात है। समझ में आया। तो बताओ तेंगे जो मुद्रा है वो कहाँ क्या है, काजिकिस्तान। भारत की मुद्रा क्या है, रुपया। और पाकिस्तान सॉरी नेपाल की मुद्रा क्या है, नेपाली रुपया। यहाँ के रुपया है, वहाँ के रुपया है, कुछ डिफरेंस आता है। समझ में आया। अब तेंगे तेंगे के पीछे नहीं चलना है जी, समझ में आया। तुम लोग भी अपन अपन गाना निकालो, तेंगे तेंगे कर रहा तू पैसा पैसा करो, ठीक है। चलो तो फिर से समझते हैं, पूंजीवादी, उसके बाद समाजवादी, फिर मिश्रित। अब हम नहीं बताएंगे तो नहीं कोई को बताएगा। चलो राज बताओ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। हाँ हाँ उसे मतलब बता दो। हाँ बताओ किसे कहते हैं। उत्पादन के आधार पर चार कारक को जिसका एक आदमी का अधिकार हो। चलो ठीक है। पूंजीवादी उसे कहते हैं जिसमें उत्पादन के सभी कारकों पर किसका अधिकार होना चाहिए, एक व्यक्ति का, जैसे में निजी व्यक्ति का, ठीक है। और इसमें बताओ, जैसे में हाँ दिख रहा जापान। हाँ, समाजवादी का मतलब क्या होता है बाबू, समाजवादी। ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, उत्पादन के चारों कारक पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होना चाहिए। ठीक है। जैसे में भारत का बात लेते हैं, भारत की बात लेते हैं तो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल भी है बाबू, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। और कुछ ही सरकारी प्राइवेट होता है जी, हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटल सरकारी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। और कुछ ही होता है बताओ। एरोप्लेन भी देखो सरकारी है, प्राइवेट है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है, समझ में आ गया ना। तो इसके आगे चलते हैं, इसके आगे का मिटा दें इसको, लिखेगा तुम लोग, लिख लो काम देगा, लिख लो पूंजीवादी जापान यूएसए सिंगापुर। अब हाँ लिख लो, नंबर लिख लो कम से कम। पोस्ट कर दो, लिख लिया ना, हो गया। चलो मिटा देते हैं इसको। फिलहाल हालांकि अभी जो स्पीड चल रहा है वो ठीक है, अभी जो पढ़ाई हो रहा है वो ठीक है। तुम लोग अगर चाहोगे तो अदर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए तो इसमें भी तुम लोग पढ़ो, और मतलब कि अलग से भी टाइम तुमको दिया जाएगा, इसमें से निकालेंगे नहीं तुमको। समझ में आया। इसमें भी चलेगा, लेकिन तुम लोग का एगो एक्स्ट्रा चाहिए तो चाहिए। अगला बार एग्जाम है ना, एग्जाम है तो अगला बार जब तुम्हारा एग्जाम 10th में हो तुम ना, 10th में हो तो तुमको अगला बार एग्जाम है 25 में, उन लोग का एग्जाम है 26 में, है ना, 26 में एग्जाम, और तुम्हारा एग्जाम है 25 में। तो 25 लाख पढ़ना भी तो चाहिए। तो देखो इनके साथ में पढ़ोगे साथ ही, और जब तुम लोग तीनों पढ़ने लगोगे अकेले तो ये लोग से थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में हो जाओगे।
हो जाओगे। तो 2 साल के कोर्स 1 साल में ख़त्म हो जाएगा ना। इन लोग के हम ख़त्म करेंगे 2 बार ख़त्म हो जाएगा, 2 बार, 2.5 बार, 3 बार। समझ में आया। टारगेट है कि 400 प्लस से बहुत अच्छा नंबर आना चाहिए, बशर्ते कोई टिके तब ना। काहे कि अभी तो मार धरस देखा नहीं तुम लोग, अभी खाली पढ़ाते देखा है। का मधु जानती होगी, पढ़ी है हमसे कभी कभी। समझ में आया। तो आगे चलते हैं। एक होता है द्वैध अर्थव्यवस्था। द्वैध अर्थव्यवस्था समझना खाली इसको। द्वैध अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं बाबू, अभी समझते हैं कुछ। द्वैध अर्थव्यवस्था, अब ये बताओ, द्वैध अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ना कि कहीं कहीं कोचिंग में स्मार्ट बोर्ड पर भी पढ़ाई होता है, और कहीं कहीं ऐसन पर भी, और कहीं कहीं की खल्ली वाला पर भी। खल्ली का मतलब समझ में आता है, चौकवा पर लिखने वाला। समझ में आया। होता है कि नहीं होता है। तो देखो, जब परंपरागत तरीकों से, मतलब कि कहीं कहीं तकनीकी बढ़ गया है, कहीं कहीं तकनीकी नहीं बढ़ा है, तो उसी को कहते हैं कोची, द्वैध अर्थव्यवस्था। ये मात्र हम तुमको जानने के लिए बता रहे हैं, लेकिन इसे पूछता उछता नहीं है। समझ में आया ना। तो द्वैध अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जहाँ पे दोनों तरह से काम किया जाए, दोनों तरह से काम किया जाए, मतलब कि आधुनिक कार्य भी आओ, तकनीकी, मतलब कि देखो आधुनिक का मतलब हो गया जैसे कि अभी स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाई होता है, और कहीं कहीं कौची इस पर। और खेते के बात ले लो कि खेत कहीं कहीं अभी बैल से भी जोताता है, कहीं ना कहीं तो जोताता ही होगा भारत में, कहीं ना कहीं तो सभी जगह गाड़ी। अब पतला जगह खेत है, वो ट्रैक्टर चला देता है। ट्रैक्टर लेके जब वो करता है, कहता है कि हमारा आरी टूट जाएगा, कुछ हो जाएगा, आरी टूट जाएगा, तो कैसे कहता है कि पावर टेलर लेके चला। तब ना, पावर टेलर नहीं जाएगा, उन्हें फसल है, चलो बाबू 2 बैल लेके चलो, ओखरे से जोत लेंगे। पहले उसी ना होता था। और कहीं कहीं कुछ होता कि ट्रैक्टर हो गया, और ट्रैक्टर से भी ज़्यादा कुछ कुछ आ गया है। अब मान के चलो कि कहीं हमने के कौची है, धान काटना है, गेहूं काटना है, तो हमने हाथ से काटते हैं। पंजाब में हाथ से कोई नहीं काटता है, बड़का बड़का मशीन तो नहीं, सब सब बड़का बड़का मशीन तुमको काट भी देगा, दम भी देगा, और एगो ट्रैक्टर साथ चलित रहेगा, उसमें धान भर भी देगा, अब भूसा इन्हें भर देगा। जिनोरा काटे के अलगे आ गया है, कहीं कहीं हाथ से कटता है, तो कहीं कहीं कोची से नया नया मशीन से कटता है। तो द्वैध अर्थव्यवस्था में उसी सब आता है, नया तकनीक भी और पुराने जमाने का भी तकनीक आता है। समझ में आया। द्वैध अर्थव्यवस्था समझ में आ गया। किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इस छोड़ो। देखो इसमें दोनों प्रकार काम होता है, आधुनिक भी और परंपरागत भी। मतलब जो परंपरा से चल रहा है, पिछले जमाने से। बहुत पिछले जमाना से ही कुछ ही हो रहा है, चल रहा है। समझ में आया। अब देखते हैं दूसरा, समानांतर अर्थव्यवस्था। दूसरा कौची, हाँ, देखो समांतर अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं कौची, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी मतलब काला धन। अब काला धन और ब्लैक मनी और समानांतर अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये सोचो। समानांतर अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ना बाबू, कि जब काला धन की अधिकता हो जाती है, काला धन की अधिकता हो जाती है, उसी को कुछ कहते हैं, समानांतर अर्थव्यवस्था। समझ में आया। काला धन किसे कहते हैं, अब सोचो। काला धन उसे कहते हैं जो सरकार के नज़र में पैसा ना हो। अब तोहनी सोचो, तोहनी के पास मान के चलो कि 10,000 रुपया है, ठीक है। तोहनी के लिए सरकार तोहनी के मम्मी पापा हैं, और ओखनी के उनको मालूम है कि ना और बेटा के पास 5,000 रुपया है, और तोहनी रख ले कितना है, 10,000। अगर तू 5,000 खर्चा करता है तो 5,000 के हिसाब तुमको देना पड़ेगा। 5,000 के हिसाब किसको देना पड़ेगा, मम्मी पापा के देना पड़ेगा। और वह 5,000 एक्स्ट्रा रखल है, ओकरा तो कुछो कर देगा, क्योंकि पता चलेगा नहीं, पता चलेगा। तो उसी को कहते हैं, जब काला धन की अधिकता हो जाती है ना, मतलब काला धन, अच्छा धन से काला धन जब बढ़ जाता है, तो उसी को कुछ कहते हैं, समांतर अर्थव्यवस्था। समझ में आया। यहाँ तो कोई दिक्कत है, समझ में आ गई बोला। इसमें कि परंपरागत तरीकों से भी और आधुनिक तरीकों से भी काम किया जाता है, उसी को कुछ कहते हैं द्वैध अर्थव्यवस्था। और इसमें कहते हैं समांतर अर्थव्यवस्था में जब काला धन की अधिकता हो जाती है, काला धन की अधिकता हो जाती है, तो उसे कुछ कहते हैं समांतर अर्थव्यवस्था। ठीक है, कोई दिक्कत आगे समझ में ये वाला टॉपिक। समांतर अर्थव्यवस्था
जब काला धन की अधिकता हो जाती है तो उसे कुछ कहते हैं, समानांतर अर्थव्यवस्था। एक होता है द्वैध धन, कुछ ये तो द्वैध अर्थव्यवस्था, एक द्वैध होता है, एक होता है ये होता है द्वैध अर्थव्यवस्था, होता है समानांतर वैध द्वैध। द्वैध का मतलब द्वैध धन किसे कहते हैं, जैसे मान के चलो ना, एक होता है काला धन, एक होता है द्वैध धन। काला धन उसे कहते हैं जिसमें, देखो काला धन के कोई टॉपिक ही बना देते हैं लोग। देखो जब हम टैक्स की चोरी करते हैं ना, टैक्स की चोरी करते हैं तो उसको कहते हैं काला धन, जिसका हिसाब किताब सरकार के नज़र में ना हो। अब बताओ कि अगर हमको भारत से काला धन को मुक्त करना है तो क्या उपाय लगाया जाए, क्या उपाय लगाया जाए कि काला धन जो है ना बाबू, हम लोग को सरकार के भी पता चले कि नहीं काला धन है, तो सरकार क्या किया जाए कि काला धन बंद हो जाए। बताओ, काला धन का मतलब समझ में आता है, जिसका कोई भी लिखा पढ़ी सरकार के पास। अब तो नहीं सोचो, जो नेता उता होता है, सैलरी नेता कितना होता है, 50,000 होता है, 1 लाख होता है। सुना है तो नहीं ना कि 9 अलमारी पैसा निकला था अलमारी में, तो उस सब का वो कमाया था मेहनत से, तो वो सब लूटल था, तो उसी सब को कोची कहते हैं, काला धन कहते हैं। समझ में आया, जो सरकार के नजर में नहीं हो। अच्छा ये बताओ, अब वो चाहता, अगर वो 100 करोड़ ले है, जानता है टैक्स कितना दिया जाता है, जीएसटी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसटी दिया जाता है। अगर तुम 100 रुपया का तुम्हारा कुछ सामान है तो उसमें 18 रुपया दिया जाता है जीएसटी, 18%। समझ में आया। अगर उसके पास 100 करोड़ रुपया है तो 100 करोड़ का कितना हो जाएगा वो 18%, 18 करोड़ रुपया वो दे नहीं सकता है, वो दे देगा। लेकिन क्यों नहीं देता इसे बता सकता है, वो इसलिए नहीं देता है कि सरकार तुमसे पूछेगा कि 100 करोड़ कहां से लाया है, पूछेगा कि नहीं पूछेगा। आमदनी तुम्हारा 10,000 रुपया कमाए वाला, और तू 100 करोड़ रुपया रख ले रहेगा, तो तुमसे सवाल किया जाएगा कि तुम 100 करोड़ कहां से लाया है। केजरीवाल जी है ना, फसल है ना वो, हमको बहुत भरोसा था उन पर, लेकिन टूट गया। दिल्ली के बड़ी सुधार दिए थे, लेकिन क्या किया जाए, पैसा के देख करके हर कोई की नीयत डगमगा जाता है। बाहर से ना दिख रहा है सुधार दिए हैं, हाँ अंदर से भी गली गली जाकर देखा तो लगेगा। है ना, खाली वही जगह पे दिखाते हैं जहाँ पे सुधार लायक हो, जहाँ पे मीडिया की नजर जाता हो। G20 हुआ था ना समिशन, कहाँ इंडिया में हुआ था कि G20, जहाँ नहीं ना था अच्छा अच्छा जगह, मतलब वहाँ ढक दिया गया था तिरपाल से, सब आएगा बाहर बाहर से देखेगा, हाँ। तो सब तिरपाल से ढक दिया था, रास्ता जाके तोप दिया। समझ में आया। चलो तो काला धन समझ में आ गया ना, कि सरकार के नज़र में उसका खाता वही में पैसा जुड़ल नहीं हो। अगर हमको इसको कम करना रहे तब कैसे कम करेंगे बाबू, काला धन के कम करना है हमको, काला धन के कम करना है। तो देखो काला धन के अगर तुमको कम करना है, जो मुद्रा होता, जो पैसा होता है ना, उसका वैल्यू कम करो। जिसे मान के चलो कि पहले 2000 के नोट निकला था, बंद भी हो गया। अब मान के चलो कोई कि 1 लाख रुपए लेके जाना है वहाँ, तो जेब में 1 लाख रुपए लेके चल रहा है, कोई को पता चल रहा है नहीं। अब अगर मान के चलो कि 500 करोड़ रुपया हमको यहाँ से होने करना है, तो 2000 का नोट रहेगा, तो 500 करोड़ रुपया कुछ ज़्यादा हो जाएगा, होगा लेकिन उतना तो नहीं होगा। 2000 का नोट बंद हो गया, अब 500 के बच गया। अगर 500 के बचता है तो वो भी ज़्यादा हो जाता है। और अगर 500 वाला बंद हो जाए ना बाबू, तो काला धन एकदम घट जाएगा, काला धन एकदम घट जाएगा। समझ में आया। अगर 500 के नोट बंद हो जाता है तो 200 के नोट बचेगा और 100 के नोट बचेगा। जिस दिन 500 निपटारा हो गया ना, वो दिन समझो ना काला धन एकदम कम जाएगा। ठीक है, घर लेवल पर उदाहरण ले लो, घर से अगर चुराना हो, सिक्का कितना ज्यादा चुरा के रख सकता है। बोलो, अगर घर तुमको पैसा दे जा अकेले में, तो इतना मन सिक्का रहे, इतना मन सिक्का, वो 500 रहे और 500 को नोट रहे, तो कौन निकालेगा तुम लोग। 500 को नोट निकाल के चल दिए बाजार में। अब अगर तुमको सिक्का लेना रहेगा, पहले वो झोला खो जाएगा, झोला करने रखल है, उस झोला में टांगे और निकल दिए। सब कहता कुछ बजे जा रहा है, 4 बजे जा रहा है, नहीं हम पैसे बेचे जा रहे हैं लो किलो के भाव से। 500 रुपये का सिक्का बहुत सारा हो जाएगा, 1-2 रुपया का सिक्का रहेगा तो ढेर सारा हो जाएगा ना। अगर इसको कम करना है तो जो पैसा का जो वैल्यू है ना, उसको कम करना पड़ेगा। और प्लस में देखो, जो कैश पेमेंट होता है ना,
कैश मतलब कि हाथों हाथ दिया जाता पैसा, उसमें काला धन की अधिकता हो जाती है। और तुमको पता चले ना कि अगर तुम ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होता है, ऑनलाइन कौन सी ट्रांजैक्शन, पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट होता है, उसमें कभी काला धन नहीं पचता है बाबू। क्या है कि उसका एक रुपया का हिसाब सरकार के पास है। अगर हम यहाँ से तुमको 3 रुपये ट्रांसफर किए, 5 रुपये किए, 100 रुपये किए, 2000 किए, 1 करोड़ किए, सब का रिकॉर्ड सरकार के पास चल जाएगा। समझ में आया? तो काला धन ऑनलाइन में नहीं कोई पचा सकता है। जैसे ही तुम्हारे ट्रांजैक्शन से ज़्यादा पैसा लेन देन होने लगे, मतलब 50 करोड़ उसको दे दिया, 2 करोड़ उसको दे दिया, 50 लाख उसको दे दिया, जैसे तुम्हारा जो बैंक से ट्रांजैक्शन की बढ़ जाएगा ना, तो तुम्हारे ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ जाएगा। समझ में आया? ऑनलाइन की पावर है। अगर तू आज से 2 साल पहले हूँ क्योंकि पैसा दिया होगा ना, वो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री खत्म नहीं हुआ है। सोचो, तो नहीं फोन पे खोलेगा ना तो हिस्ट्री निकालेगा ना, स्क्रॉल करते चलो। स्क्रॉल एक बार क्या किया ना कि हम 1-2 महीना पेमेंट बनाए थे और फोन पे वाला, तो हम सोचे ना कि चलते हैं अपन हिस्ट्रिया में जमा करते हैं कि कितना पैसा अभी तक हम दिए हैं सबके, तो बड्डी मानी पैसा हो गया। फिर सोचे कि अगर ये सब पैसा नहीं देते तो हमारे पास ना रहता सब पैसा। समझ में आया? तो नहीं के कुछ बोलना चाह रहे थे। तो नहीं अपन फोन पे चेक करेगा तो कितना मन ट्रांजेक्शन हो जाता है, बहुत सारा। अब फिर एक बार हम सोचें कि अगर ये सब पैसा हमारे पास रहता था, हम ना देते था, और बढ़िया सब हमारा पैसा बढ़ जाता। तो काला धन घटाने का 2 तरीका, पहला कि मुद्रा का जो अति है वो छोटा कर दो, और ऑनलाइन पेमेंट में कभी काला धन नहीं होता है। एक होता है द्वैध धन। द्वैध धन का मतलब होता है ना बाबू, इसका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होता है, ठीक है। जो द्वैध धन है वो कैसे कमाया जाता है पता है? वो किसी को गोली वोली मार दिया का, मतलब खराब काम करके जो पैसा कमाया जाता है ना, उसको द्वैध धन कहते हैं। कौन सा धन? द्वैध धन। समझ में आया यहाँ तक? अर्थव्यवस्था आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसके आगे सब तुमको लिखवा देते हैं, ठीक है। और जितना ये सब जो है ना PDF के फॉर्म पे, वीडियो पे भी अपलोड कर देंगे हम, ठीक है। तो